हेलो स्टूडेंट्स। आज कंप्यूटर अवेयरनेस 1 के क्लास में चले देखते हैं कि हम कौन सा वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर शुरू कहां से हुआ, ये मशीनरी सेक्शन कैसे डेवलप हुआ और आज हम इसको किस तरह यूज कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, टाइमलाइन देखते हैं एकदम स्टार्टिंग में कैसे ये मैकेनिकल सेक्शन शुरुआत हुआ था, शुरू कैसे हुआ। तो पहले डिस्कस करेंगे कि टाइमलाइन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो यू कि हमारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। (2700 to 2300 BC was the period for the abacus। तो abacus उस सेक्शन में रन किया गया था। abacus क्या चीज है? abacus वैसे दिखने में इस तरह एक पूरा एक बोर्ड है जिसमें बिट्स हैं, आपके अलग अलग स्टिक्स में बिट्स रखे हुए। ये सारे जो बिट्स आप देख रहे हैं इनको यूटिलाइज करके नंबरिंग या कैलकुलेशन की जाती है। हर एक बिट जो है आपका 1s 10s 100 प्लेस में डिफाइन किया गया है। डिपेंडिंग ऑन दैट आप लोगों का कैलकुलेशन डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आया 1550 से 1600s के जो टाइम था, उस टाइम में जॉन नेपियर्स बोन को क्रिएट किया था। अब ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था कैलकुलेशंस के लिए। चलिए देखते हैं नेपियर्स बोन दिखता कैसे है। ये आपका हो गया नेपियर्स बोन। यहाँ पे एक पूरा एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें लेफ्ट वाले सेक्शन में जो कॉलम है उसमें कुछ नंबर्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टॉप में एक सेक्शन है जहां पे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच में बहुत सारे अलग अलग नंबर से हर एक बॉक्स में दो दो करके नंबर डिफाइन किया गया। इफ वी लुक फ्रॉम द लेफ्ट टॉप कॉर्नर 00 है, फिर 01 02 03 इस तरह अलग अलग नंबर्स डिफाइन किया गया है। तो ये जो लेफ्ट कॉलम है और टॉप का जो रो है, इन दो नंबर सीरीज को यूटिलाइज करके बीच वाला कैलकुलेशन रिजल्ट निकाला जाता है। वैसे नेपियर्स बोन जॉन नेपियर ने 1550 से 1617 के अंदर डेवलप्ड किया था, इसीलिए 1600s करके लिखा गया है। तो अब देखते हैं कि ये कैलकुलेशंस किस तरह होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कॉलम और वो जो रो है जिसमें येलो कलर डिफाइन किया गया है, इन्हीं को यूटिलाइज करके ये रेड वाले लाइन जो दिखा रहे हैं, ये वाले सेक्शन इनके रिजल्टेंट है जो डिस्क्राइब्ड होता है। लेकिन ये कैलकुलेशन कैसे होता है, इसको कैसे किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक व्यू देख लेते हैं। ये आपका हो गया नेपियर्स बोन का डिस्क्राइब्ड सेक्शन। अब यहाँ पे एक बोर्ड है, उसके नीचे आपका सेट ऑफ रॉड्स है जिसमें बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं। लेफ्ट में जो नंबर का जो रॉड है वो 7 का टेबल है, 7 1 7 2 14 3 का 21 4 का 28 इस तरह 9 तक किया गया है। अब राइट साइड में यू कैन सी कि 3 रॉड्स खड़े हैं, एक 2 का पूरा कॉलम है, एक 5 का है और एक 9 का है। 2 का पूरा 2 का टेबल है, 5 का उसका टेबल और 9 का अपना टेबल है। अब सोचिए कि ये तीनों रॉड्स में जो प्लस प्लस का सेक्शन दिया गया है, ये सेक्शन को ऐड करना है। मतलब 2 का 16, 5 का 40 और 9 का 72, ये तीनों को ऐड करके रिजल्ट निकालना है। अब तीनों रॉड को कैसे हम लोग ऐड करेंगे? पहला रॉड जो 2 का है उसमें देखते हैं कि यहाँ पे देखिएगा 1 और 6 लिखा हुआ है। 5 के रॉड में 4 और 0 और 9 में 7 और 2। तो 1 और 6 में 6 को और 5 के रॉड में 4 को, मतलब 2 के एंड वाला नंबर और 5 का स्टार्टिंग वाला नंबर को हमें जोड़ना पड़ेगा, ये सेक्शन। उसी तरह 5 और 9 में भी दो नंबर जो जोड़ सकते हैं उन दोनों को जोड़ना है, एक 0 जो 5 के सेक्शन में आता है, एक 9 जो 7 के सेक्शन में आता है। अब इसी चीज को आप देखिए नीचे अच्छी तरह से प्लेस किया गया। 1 अकेला 1 रहा, 6 और 4 को ऐड कर दिया गया, 0 और 7 को ऐड कर दिया गया, 2 साथ में है। अब 6 और 4 को हम ऐड करेंगे तो आपका आता है 10, 0 रह जाता है, 1 ऊपर कैरी हो गया लेफ्ट साइड 1 के ऊपर, तो 1 + 1 2, तो हो गया 2 0। 7 + 0 आपका 7 आएगा और 2 साथ ही साथ नॉर्मल रहेगा, तो आपका आ जाता है फाइनली आंसर 2072। इस तरह नेपियर बोन को यूज किया जाता है। ये सिंपल कैलकुलेशन है,
इसको छोड़ के बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेशंस है, एक्सपैंडेबल कैलकुलेशंस है, जिसको भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये नेपियर्स बोन बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन था, बहुत लोग इसके ऊपर इंस्पायर्ड हुए, फिर आगे मैकेनिकली सेक्शन और क्रिएट किया गया और अच्छे अच्छे आपके इन्वेंशंस आए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या हुआ है। 1642 में ब्लेज पास्कल इन्वेंट किया था अरिथमेटिक मशीन। ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ मशीन है, एक डिवाइस है जिसमें आप देखिएगा बहुत सारे व्हील्स दिए गए हैं और ऊपर में छोटे छोटे व्हील्स में आपके कुछ नंबर्स है जो कैलकुलेटिव होते हैं, और नीचे के जो बड़े बड़े व्हील्स हैं वहां पे नंबर्स के हिसाब से वंस टेंस को प्लेस को डिफाइन करके आंसर्स निकाले जाते हैं। तो उसके बाद 1642 के बाद हमारा नेक्स्ट जो इन्वेंशंस हुआ वो यहाँ पे है। 1805 में जोसेफ मैरी जैकवर्ड इन्वेंट किया पंच कार्ड। अब 1805 में हमारा पहला जेन्युइन इन्वेंशंस हुआ है जो लीड किया कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को। वैसे हमें पता है कि कंप्यूटर कौन बनाया, इन्वेंट कौन किया, फादर कौन है, बहुत लोगों को शायद पता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है, जो फादर बने या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो क्रिएट हुआ, वो एक्चुअली आपके जोसेफ मैरी जैकवर्ड का इन्वेंट किया हुआ पंच कार्ड के एनालिसिस के बाद हुआ। मतलब इट वाज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम पंच कार्ड टू क्रिएट समथिंग लाइक अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लेटर ऑन। तो चलिए देखते हैं पंच कार्ड दिखता कैसे है। ये आपका पंच कार्ड का एक कार्ड का सेक्शन है और राइट साइड में देखिए कि किस तरह उसको प्लेसिंग किया गया है जोसेफ मैरी जैकवर्ड का पंच कार्ड। यहाँ पे आपको कुछ होल्स दिखाई देगा, ये नॉर्मली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ये पर्टिकुलर होल्स कुछ डिजिट्स या फिर कुछ डेटा को स्टोर करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हम बिट्स को जीरोस और वन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ तरीके से जीरोस को और वंस को एक्युमुलेट करके कुछ डेटास को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो कार्ड से वो एक डेटा के लिए एक ही कार्ड बनाया जाता है, वही उस डेटा के लिए स्टोर होकर रह जाता है, उसमें और हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो जैकवर्ड ने पंच कार्ड तो बना दिया, लेकिन हर एक डेटा के लिए अलग अलग कार्ड्स डिफाइन होते थे, उसको हम रीडेकोरेट या फिर रीडेटा इनपुट के लिए यूज नहीं कर सकते थे। ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी देख के हमारे चार्ल्स बेबेज बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए। चार्ल्स बेबेज एक मैथमेटिशियन है और वो एक साइंटिस्ट भी है, एक रिसर्चर भी है। ही इज ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर एंड वो बहुत सारे इन्वेंशंस को ऑब्जर्व करते थे। तो आउट ऑफ ऑल द इन्वेंशंस उनको जैकवर्ड का पंच कार्ड का इन्वेंशंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आया एंड ही गॉट वेरी मच इंस्पायर्ड। तो उन्होंने क्या क्या सोचा कि क्या होगा अगर यही पंच कार्ड के जो कार्ड्स उसको इनपुट के लिए यूज किया गया हो कोई एक अलग चीज को, डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि एक कार्ड एक ही डेटा स्टोर करता है। व्हाट इफ वी यूज द डेटा एंड डू समथिंग जिससे कि एक नहीं बहुत सारे डेटा हम स्टोर कर सकते हैं या कैलकुलेटिव वे इसको यूज कर सकते हैं। तो दिमाग में ये चीज जब घुमा, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि किस तरह उसको ये चीज पॉसिबल कराया जा सकता है। नाउ ये सोच रखने के बाद हमारे बेबेज वो क्या किए, एक थीसिस या सिनॉप्सिस क्रिएट करने की कोशिश की एंड देन ही प्लेस्ड दैट सिनॉप्सिस फॉर द फंड पर्पस टू हिज चीफ इंजीनियर एंड अ गवर्नमेंट सेक्शन। तो उनको फंड मिला। यूटिलाइजिंग दैट फंड ही स्टार्टेड वर्किंग एंड रिसर्चिंग ऑन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर और अ मशीन व्हिच कुड एटलीस्ट डू सर्टेन कैलकुलेशन ऑन इंस्ट्रक्शन execution on that instruction in some seconds using these cards as an input section। तो उन्होंने बहुत ही वर्क किया, काम किया उसके ऊपर, लेकिन एक चीज़ का हर एक लिमिटेशन टाइम होता है। तो वो जब उसको बना रहे थे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने लगा एंड एक टाइम आया जब बहुत लोगों को लगने लगा कि उनका ये जो इन्वेंशन है या फिर ये जो क्रिएटिंग सेक्शन है बहुत ज़्यादा लेम है या फिर पूरा नहीं होने वाला है, तो बेकार में फंड यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, बेकार में पैसा जा रहा है। तो इस तरह के ख्यालात आने लगा एंड देन दे स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग हिम फंड, गिव हिम नोटिस कि और इसके ऊपर फर्दर एंटाइटल नहीं किया जाएगा प्रोजेक्ट को। तो दे हैड अ डिस्प्यूट, बैबेज और चीफ इंजीनियर के बीच इस बात को लेकर डिस्प्यूट भी हो गया एंड लेटर ऑन ही वाज बीन बार्ड फ्रॉम हिज प्रोजेक्ट एंड द फंड, लिविंग हिम विद अ स्क्रैप ऑफ मशीन जो उन्होंने थोड़ा बहुत क्रिएट किया था इसको यूटिलाइज या फिर एग्जीक्यूट करने के लिए। अब बिना फंड के वो इसको आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे, तो थियोरेटिकली उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का सोचा एंड ही देयर ऑन स्टार्टेड
गोइंग ऑन एंड क्रिएटिंग मोर नॉलेज एंड रिसर्च इसको कंप्लीट करें, एंड फाइनली केम टू कंक्लूजन ऑफ अ मशीन विच कुड एक्चुअली एग्जीक्यूट 16 इंस्ट्रक्शन इन पर सेकेंड। हमारे आज के टाइम में क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है या फिर कितने इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं इन 1 सेकेंड, वही चीज देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये बैबेज का पहला स्टेप था जिसमें 60 कैलकुलेशंस हो सकते थे इन 1 सेकेंड। दैट मशीन विच ही थियोरेटिकली क्रिएटेड वाज नेम्ड एज एनालिटिकल इंजन। तो ये था बैबेज का पहला अप्रोच टुवर्ड्स द कंप्यूटर। एनीवे, तो दिस इज हाउ द जैकवर्ड इन्वेंशन played a vital role in creating our technological computer। चलिए देखते हैं नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ। 1812 Charles Babbage was titled as father of the computer. Why? Because of that invention which he created, naming the machine as analytical engine। तो वो एनालिटिकल इंजन जो 60 कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता था, वो हमारे जनरेशन के कंप्यूटर के लिए पहला स्टेप था, जिसके लिए उनको ये टाइटल दिया गया कि ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, कि उन्होंने शुरुआत की ये चीज को। तो ये थे हमारे बैबेज, चार्ल्स बैबेज। 1822 में उन्होंने वही एनालिटिकल इंजन को यूटिलाइज करके डिफरेंस इंजन को बना के इन्वेंट करके उसको पब्लिकली छोड़ा था। ये डिफरेंस इंजन वही इंजन है जो एनालिटिकल इंजन को यूटिलाइज करके 60 कैलकुलेशन पर सेकंड में कर सकता था। ये मशीन या फिर ये जो इंजन इस तरह दिखता था, बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये एक्चुअली पहला कंप्यूटर सेक्शन है जो कैलकुलेशन कर सकता था इन 1 सेकंड। 1906 में ली डी फॉरेस्ट इन्वेंट्स द वैक्यूम ट्यूब्स। अब कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग है डिफरेंस इंजन को निकालने के बाद लोग और ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, साइंटिस्ट और ज़्यादा रिसर्चेस करने लगे और सोचे कि क्या होगा हम अगर आगे में और कुछ निकाल सके, समथिंग मोर ब्रॉडर और बेटर देन व्हाट वी आर यूजिंग नाउ। तो उस टाइम 1906 के टाइम में फॉरेस्ट ने एक वैक्यूम ट्यूब को क्रिएट किया। ये अगर हम इंजन वाइज या फिर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक वाइज अगर स्पीक करें, इट इज अ सर्किटरी सिस्टम which actually has the capability to run a particular computer of a massive section of a computer। इन अदर वर्ड्स हम आज के जनरेशन में जैसे मदरबोर्ड या फिर माइक्रो प्रोसेसर का सेक्शन को बात करते हैं, इट इज समथिंग लाइक अ माइक्रो प्रोसेसर, अ कोर सेक्शन which could actually has the capability to run a profound या फिर बड़ा कंप्यूटर सेक्शन। 1947 में जायंट एनियक, जो एब्रिविएट किया जाता है एज इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर मशीन, डेवलप किया गया था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स ही यूज हुए थे, लेकिन ये डेवलप किए जॉन डब्ल्यू मॉशले एंड जे पर्सपर एकर्ट। ये है वो कंप्यूटर। इन अदर वर्ड्स एक्चुअली दिस कंप्यूटर इज इन आवर फर्स्ट जनरेशन द फर्स्ट कंप्यूटर जो पूरा एक रूम ऑक्युपाई करता है अपने लिए। तो ये कंप्यूटर का नाम था एनिक और ये पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया था बाय जॉन डब्ल्यू मॉशले एंड जे पर्सपर एकर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं और हम किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो if we talk about generation of computer, तो हमारे माइंड में पहले क्या आता है कि पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, कैसे निकला, किस तरह हुआ। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रन हुआ था 1940 से 1956 के अंदर। उस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के लिए जो सर्किटरी पार्ट है वो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया, और ये वैक्यूम ट्यूब्स को सर्किटरी पार्ट में यूज करके ये पहला कंप्यूटर एनिएक बनाया गया था। उसका जो कंपोनेंट्स जो नॉर्मली यूज होते हैं अंदर, जैसे कि हम अगर कंपोनेंट्स पे सोचे, इन अदर वर्ड सर्किटरी क्या है, मेमोरी या फिर स्टोरेज सेक्शन क्या है, इनपुट के लिए क्या यूज होता है, आउटपुट क्या यूज होता है, या फिर किस तरह के लैंग्वेज यूज होते हैं उस कंप्यूटर में, चलिए देखते हैं। द कंपोनेंट्स जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होता है आर फॉर सर्किटरी पार्ट वैक्यूम ट्यूब्स, फॉर स्टोरिंग सेक्शन
मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर इनपुट सेक्शन पंच कार्ड, जो मैंने बताया था आपको कि उससे इम्प्रेस या फिर इंस्पायर्ड होके ये कंप्यूटर का जो टेक्नोलॉजी डिफरेंस इंजन में शुरू किया गया था और इसी को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इनपुट डिवाइस उस टाइम पंच कार्ड ही चला था फर्स्ट जनरेशन के लिए, एंड आउटपुट्स के लिए प्रिंट आउट्स चले थे। अब लैंग्वेज में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या यूज होता था? एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज की जाती थी, विच वी ऑल्सो कॉल इट एज बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। अब देखते हैं कि हमारे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसको डेवलप करने के बाद हर एक चीज़ तो कभी हमेशा से कंप्लीट तो होती नहीं है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन बनाने के बाद कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है। प्रोज ये है कि ये बहुत कुछ एग्जीक्यूट कर लेता था इंस्ट्रक्शन, ह्यूमन जो एफर्ट है उसको ईजी कर दिया गया, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद किया। तो कॉन्स भी है उसके कि ये बहुत बड़ा है, पूरा एक आपका रूम ऑक्यूपाई करता है, उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चलिए वहां तक हम रखते हैं, लेकिन सबसे खराब जो ड्रॉबैक इसमें हो रहा था ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, जिसके वजह से इमेंस हीट जनरेट होता है और ये हीट जो है आपके सर्किटरी पार्ट को जला देता है, जिससे कि पूरे कंप्यूटर को फिर से रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा खर्चा चला जाता है। अब यही चीज को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट लोग और रिसर्चेस किए, एंड फाइनली दे क्रिएटेड द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर व्हिच रन बिटवीन 1956 टू 1963। ये पर्टिकुलर जनरेशन के कंप्यूटर के सर्किटरी पार्ट वैक्यूम ट्यूब्स नहीं थे, इस टाइप में ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। अब ट्रांजिस्टर्स क्या है, जब हम यूज कर रहे थे ड्यूरिंग दैट पीरियड उसमें भी हीट जनरेट होता है और उसको भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन ये हीट पहले से कम होने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है और सर्किटरी जो जलने का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा डिलेड हो गया। ये नहीं कि जलता नहीं है, इसमें भी जलता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। तो थोड़ा सा अच्छा हुआ, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू एक्चुअली क्योर द सेक्शन एंड मेक अ बेटर कंप्यूटर। इसमें और एक अच्छा चीज है कि ये जो कंप्यूटर है ये पहले से कम स्पेस लेने लग गया है, मतलब पहले वाला अगर पूरा रूम लेता था ये एक छोटा सा सेक्शन लेता है, तो हमारे लिए एक अच्छा प्रोज ऐड हो गया। अब ये पर्टिकुलर जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, लैंग्वेज यूज होते हैं या फिर हुए थे, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स नॉर्मली यूज होते थे वो हो गया फॉर द सर्किटरी पार्ट ट्रांजिस्टर्स, फॉर द मेमोरी सेक्शन मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, इनपुट सेक्शंस के लिए वही पंच कार्ड्स जो पहले यूज किए गए, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया है, आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स यूज किए गए थे। अब जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब पहले लोएस्ट लेवल ऑफ लैंग्वेज यूज की जाती थी फॉर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब इस जनरेशन कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है वो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, इन अदर वर्ड्स वी आल्सो कॉल इट एज असेंबली लैंग्वेज। अब यहां तक सेकंड जनरेशन पे जो कॉन्स फर्स्ट जनरेशन के थे उसको थोड़ा बहुत हेल्प करके ठीक तो कर दिया गया, लेकिन जो हीट का इश्यू है, जो जलने का प्रॉब्लम है, वो तो क्योर होना था। तो प्रोज में ऐड हो गया कि ये खर्चा कम हो गया, थोड़ा सा स्पेस कम ले लिया, प्रोसेसिंग ज्यादा हो गया। अब यहां तक प्रोज ऐड हो गया। कॉन्स में अभी तक बचा हुआ है कि हीट का प्रॉब्लम अभी भी है और हीट की वजह से सर्किटरी जलने का भी प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रॉब्लम अभी तक रह गया है। तो हम आगे देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब रन हुआ था, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। The third generation computer ran between 1964 से 1971. You can see the computer size, ये पहले से बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है और ये कुछ हमारे जनरेशन के डेस्कटॉप जैसा दिख रहा है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से हमारा जो जनरेशन कंप्यूटर है वो इवॉल्व हुआ है। अब यहाँ से हम अच्छी तरह से देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक मॉनिटर है, फिर फ्लॉपी डिस्क का सेक्शन है, कीबोर्ड सेक्शन है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। इस पर्टिकुलर जनरेशन कंप्यूटर में आईसीज यूज होते हैं फॉर द सर्किटरी पार्ट। आईसीज हो गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मिनिएचर करके यहाँ पे प्लेस किया गया है, जिससे कि ये प्रोसेसिंग जो है बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है पहले से। और ये आईसीज बनने के बाद जो अंदर का मैकेनिकल सेक्शन है वो छोटा हो गया था, जिसकी वजह से इतना छोटा ही कंप्यूटर बना सका गया।
ये आईसीज एक प्लेट पे प्लेस किया जाता है जिसको बोला जाता है मदरबोर्ड। वी ऑल्सो हैव आवर मदरबोर्ड नाउडेज जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो मदरबोर्ड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से स्टार्ट हो गया था, उसमें बहुत सारे आईसीज प्लेस करके उसको बनाया गया था। अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या चीज है जो यहाँ पे यूज होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर for the circuitry part ICs, that is integrated circuits, have been used. For the memory storage section hard drive is been used. पहले मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी था, अब हार्ड ड्राइव, जो हम भी आजकल हार्ड ड्राइव ही यूज करते हैं, हमारे जो डेस्कटॉप उसके अंदर हार्ड ड्राइव ही है, तो वो थर्ड जनरेशन से शुरू हो चुकी थी। द हार्ड ड्राइव इन अदर वर्ड्स ऑल्सो कॉल्ड एज विंचेस्टर ड्राइव। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम आज के सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। For the input section we already saw keyboards have been used, and for output section monitor for the display and printouts have been used. अब for language what are been used in this, कुछ और नहीं, वही हाई लेवल लैंग्वेज को यूज किया जाता है जो आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ था, उसको हम असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब यहाँ तक तो हमारे थर्ड जनरेशन में कुछ बहुत ही कुछ अच्छा डेवलप्ड हो चुकी थी। अब इसको और कॉम्पैक्ट और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए विद लेस एक्सपेंस फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप किया गया। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रन हुआ फ्रॉम 1971 से आज तक। और आप देख सकते हैं ये हमारे जनरेशन का कंप्यूटर डेस्कटॉप है जो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है हम यूज़ करने के लिए। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के लिए जो सर्किटरी पार्ट है उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ की जाती है और वो मदरबोर्ड में प्लेस होता है। एक मिड वाला सेक्शन जहाँ पे क्लिपिंग से वहाँ पे उसको प्लेस किया जाता है और वो क्लिपिंग्स पे प्लेस करने के बाद उसके ऊपर हीट सिंक को रखा जाता है। हीट सिंक एक फैन जैसा चीज़ है जो ये माइक्रोप्रोसेसर की हीट को कंट्रोल में रखता है, मेकिंग इट कूल। तो हमारा हीट का जो इशू था वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी थी, सॉल्व भी है, अनलेस वी यूज अ हायर प्रोसेसिंग सेक्शन which becomes more powerful for this processor to handle। तो देखते हैं कि यहाँ के कंपोनेंट्स क्या क्या चीज़ है जो इसमें यूज हुई है, वैसे हम लोग को पता है फिर भी देखते हैं। तो कंपोनेंट सर्किटरी पार्ट के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहे हैं। फॉर द मेमोरी स्टोरेज सेक्शन हार्ड ड्राइव, फॉर इनपुट सेक्शन कीबोर्ड और वी कैन से माउस और अदर देयर आर मेनी अदर इनपुट सेक्शंस जैसे कि टच स्क्रीन्स हो गए, जैसे पेन टैबलेट्स हो गए, ऐसा अलग अलग बहुत सारे इनपुट डिवाइस है। ये नॉर्मली कीबोर्ड्स एंड माउस तो हम यूज करते ही हैं। और आउटपुट सेक्शन के लिए मॉनिटर फॉर द डिस्प्ले, प्रिंट आउट्स भी हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, अलग अलग डिस्प्ले का या फिर आउटपुट जनरेट करने के डिवाइसेस है। इसके बारे में हम बाद में थोड़ा सा लेटर सेक्शन में पढ़ेंगे। और लैंग्वेज के लिए यहाँ पे भी हाई लेवल लैंग्वेज, इन अदर वर्ड्स असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती है। तो यहाँ तक था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सेक्शन। अब फोर्थ जनरेशन के बाद जो अगला हम लोग फ्यूचरिस्टिक वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जिसके ऊपर रिसर्चेस चल रहे हैं वो हो गया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी। ये एआई टेक्नोलॉजी में आप बस एक ही चीज याद रखिए कि इसमें क्वांटम कोर टेक्नोलॉजी को यूज की गई है। क्वांटम कोर टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की गई है। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में डिफाइंड होता है। तो यहां तक था हमारे 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कंप्लीट में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस टाइप के कंप्यूटर्स अब तक हमारे लाइफ में आए हुए हैं, कौन सा हम यूज करते हैं, कौन सा रिसर्चेस में यूज होता है, बहुत सारा टाइप्स है। हम एक एक करके हर एक टाइप्स को अभी डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहले हम लोग देखेंगे सबसे हैवी कंप्यूटर सेक्शन जो सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में प्रोसेस कर सकता है, और वो पहला कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, जो दिखने में कुछ इस तरह है। सुपर कंप्यूटर एक बहुत बड़ा रूम लेता है और उसका प्रोसेसिंग स्पीड और प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन लिमिट बहुत ज़्यादा है बाकी और कंप्यूटर्स से। तो सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन लिमिट्स है बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है।
सुपर कंप्यूटर नॉर्मली यूज कर सकते हैं फॉर वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स में, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एक्सेट्रा। अब वेदर में क्लाइमेट किस तरह है, किस तरह हो सकता है, ये सारा कुछ सुपर कंप्यूटर की यूज में ही निकाला जा सकता है। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स जैसे कि आपका इसरो हो गया या फिर नासा हो गया या फिर बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर्स है जहाँ पे अलग अलग चीज़ों को इन्वेंट किया जाता है, बनाया जाता है या फिर साइंटिफिकली यूज किया जाता है, ये सारे रिसर्च सेंटर्स में सुपर कंप्यूटर का रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दैट इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू मेक द फर्दर रिसर्चेस। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज होता है, या फिर जियोलॉजिकल डेटा की जैसे कि अंडरग्राउंड में कहाँ पे कोल सेक्शन कहाँ पे है, क्या है, ये सारा कुछ का एनालिसिस जो है उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज होता है। एंड फॉर ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि सुपर कंप्यूटर जितने भी हैवी सेक्शन है हमारे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज में उसमें यूज होता है। सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम बट ऑल्सो वेरी फास्ट प्रोसेसिंग कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा स्पेस लेता है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग स्पीड सुपर कंप्यूटर के कंपैरेबल में बहुत ही ज्यादा है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सुपर कंप्यूटर के कंपैरेबल में कम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फिर प्रोसेस कर सकता है। तो इट कैन एक्चुअली प्रोसेस 100 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नॉर्मली ये यूज होता है सुपर कंप्यूटर जैसा ही, बट देन नॉर्मली इन बैंक्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स या फिर बड़े बड़े जो एजुकेशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पे रिसर्चेस किए जाते हैं इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हैवी प्रोजेक्ट एक्सेट्रा, इन मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्चेस, या फिर मीडिया इंडस्ट्रीज जहाँ पे न्यूज़ चैनल्स वगैरह के लिए एफएम स्टेशंस और ऑल इंडिया रेडियो सेक्शन में, ये सारा जो मीडिया सेक्शन है ये सब में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ऑल्सो फॉर जियोग्राफिकल प्लॉटिंग्स। तो अदर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे कम इंस्ट्रक्शन या फिर वी कैन से द यंगर ब्रदर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर इज द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कुछ इस तरह दिखता है, इट्स वे स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये नॉर्मली हमारे बहुत सारे आपके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या फिर कॉलेजेस हैं या फिर अलग अलग छोटे छोटे रिसर्च सेंटर से, ये सब में मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स नॉर्मली एग्जीक्यूट करता है या फिर प्रोसेस कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, और वो यूजेस होते हैं इन कंपनीज या फिर इन एजुकेशन सेक्टर्स, स्मॉल स्केल रिसर्चिंग इंडस्ट्रीज, मीडिया इंडस्ट्रीज, बैंक्स एक्सेट्रा। अब आफ्टर दिस मिनी कंप्यूटर लाइक सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी के बाद एक और टाइप ऑफ कंप्यूटर जो नॉर्मली हम सब यूजर्स यूज करते, वो हो गया माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर इज नथिंग बट द लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स दैट वी नॉर्मली यूज इन आवर जनरेशन computer system and sections. We call it as the fourth generation computers. अब fourth generation computers that is micro computer के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। The parts of computer मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, डेस्कटॉप ही पकड़ लेते हैं या लैपटॉप पकड़ लेते हैं, उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है जो बेसिक पार्ट्स है जिससे कि ये इन्वॉल्व करके यूजेबल होता है हम जैसे यूजर्स के लिए, वो हो गए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के दो सेक्शन है। एक आपका है हार्डवेयर सेक्शन और एक सॉफ्टवेयर सेक्शन। हार्डवेयर सेक्शन हो गया नॉर्मली जो मॉनिटर्स या फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारा चीज जो है ये हार्डवेयर सेक्शन है। अब ये हार्डवेयर सेक्शन को यूज कराने के लिए सॉफ्टवेयर की बहुत जरूरत है। विदाउट सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर्स दीज हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड। तो जैसे कि कीबोर्ड हम यूज करना चाहते हैं, अब कीबोर्ड को यूज कराने के लिए एक तो हम उसको कनेक्ट फिजिकली कर देते हैं, लेकिन उसको रन कराने के लिए उसका एक ड्राइवर चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको इंस्टॉल करने से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये लिंक होके कीज को इनपुट करने से एग्जीक्यूट होता है। तो बिना हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर कुछ काम करनी है, बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का कोई काम करनी है। दिस बोथ सेक्शंस आर एक्चुअली सिंक टू ईच अदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर टू हैव बोथ ऑफ दिस सेक्शन। अब हार्डवेयर सेक्शन के तीन और पार्ट्स हैं।
एक हो गया आपका एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा इंटरनल पार्ट, तीसरा बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट में क्या क्या होता है? एक्सटर्नल पार्ट पे नॉर्मली इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस वगैरह सेक्शन हो गया। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मॉनिटर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए, ये सारा चीज हार्डवेयर का पहला एक्सटर्नल पार्ट्स में आ जाता है। इंटरनल पार्ट पे आपको दिखेगा प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जैसे कि कोई एक डिवाइस जो हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, जैसे कि सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेक्शन, माइक्रो प्रोसेसर सेक्शन, जो मदरबोर्ड रिलेटेड जो हेल्प करता है कोई एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में, वो हो गया इंटरनल पार्ट्स। और थर्ड सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो गया बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट। इट्स नथिंग बट यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस। अगर इंटरनल पार्ट में बोलो हार्डवेयर का स्टोरेज सेक्शन इज नथिंग बट द हार्ड ड्राइव, जो नॉर्मली सीपीयू ये सिस्टम यूनिट के अंदर रहता है या लैपटॉप्स के अंदर रहता है। और जो एक्सटर्नल पार्ट अगर मैं सोचूं या फिर बताओ स्टोरेज डिवाइसेस, वो हो गया जैसे कि पेन ड्राइव या माइक्रो एसडी हो गया, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, या सीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, एक्सेट्रा, ये सारा चीज जो एक्सटर्नल है। तो इसीलिए यहाँ पे दिखा गया है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स। तो ये था आपका बेसिक समरी ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब हम देखेंगे कि कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जो मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाने जा रहा हूँ, उसे याद रखिएगा ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए कि इनपुट डिवाइसेस में ये आता है या नहीं आता है। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस हो गए ये कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, नॉर्मली एटीएम्स में दिखाई देता है। पॉइंटिंग डिवाइसेस नथिंग बट द माउस, रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक गेमिंग के लिए, टच स्क्रीन। अब नाउ दिस टच स्क्रीन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टच स्क्रीन इज इनपुट एंड आउटपुट बोथ डिवाइस सोचते हैं, बट एक्चुअली टच स्क्रीन इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इट इज एन इनपुट डिवाइस। अब ये जो एक पैनल है मॉनिटर में, ये टच स्क्रीन एक पैनल है जो मॉनिटर पे ट्रांसपेरेंट है, उसको फिट किया जाता है, जिसको हम टच करने से कोई भी चीज़ को इनपुट कर सकते हैं। लेकिन मॉनिटर पे है ये पैनल, मॉनिटर हो गया जो सेक्शन जो डिस्प्ले कराता है, और टच स्क्रीन ट्रांसपेरेंट है तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं। लेकिन टच स्क्रीन इज नॉट एन मॉनिटर विद डिस्प्लेइंग स्क्रीन। इन अदर वर्ड, जैसे कि पैड, हम नॉर्मली माउस पैड जो यूज करते हैं लैपटॉप्स में, उसको हम अगर टच करते हैं तो स्क्रीन में माउस घूमता है। अब वही पैड को हम अगर स्क्रीन में लगा देंगे ट्रांसपेरेंट करके, तब हम स्क्रीन में उंगली को घुमाएंगे तो फिर माउस भी घूमेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैड आपका आउटपुट डिवाइस या फिर डिस्प्लेइंग डिवाइस हो गया। उसी तरह टच स्क्रीन जो है वो आपका डिस्प्लेइंग डिवाइस या फिर आउटपुट नहीं है, वो सिर्फ इनपुट सेक्शन। इट्स अ ट्रांसपेरेंट पैनल दैट हैज बीन अटैच्ड इन द मॉनिटर सेक्शन। तो टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस। फिर आपका स्कैनर हो गया, जैसे कि हम कोई भी डेटा को स्कैन कर सकते हैं। ग्राफिक टैबलेट्स या फिर पेन टैबलेट हो गया, जो कोई माउस जैसा यूज होता है, नॉर्मली हम उससे लिख सकते हैं, ग्राफिकल डिजाइंस कर सकते हैं। माइक्रोफोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, वेब कैम्स हो गया, लाइट पेन्स हो गए, ये सारा चीज आपका इनपुट डिवाइसेस है। अब देखते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी। CRT हो गया, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, TFT मॉनिटर। TFT मॉनिटर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर दैट इज TFT मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड एज LCD मॉनिटर। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, कोई भी टाइप का प्रिंटर जो ये सारा आउटपुट है। स्पीकर्स हो गया, प्लॉटर्स हो गया, प्रोजेक्टर्स हो गए, ये सारा आपका आउटपुट डिवाइसेस है। तो आपको अभी पता हो गया कि आउटपुट डिवाइसेस किस तरह होता है और किस चीज़ को हम आउटपुट बोल सकते हैं। जो डिवाइसेस आपको प्रोसेस किए डेटा को डिस्प्ले कराता है, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, दिखाता है, वो आपके आउटपुट डिवाइसेस है। और जो डिवाइसेस आपके इंस्ट्रक्शन को लेता है अंदर प्रोसेस करने के लिए, वो सारे इनपुट डिवाइसेस है। अब आउटपुट डिवाइसेस के बाद हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पे मूव करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया ये कंप्यूटर एक काम कैसे करता है, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। अगर हम सिंपल फंडा में इसको डिस्क्राइब करेंगे तो वी नो दैट इन अ कंप्यूटर एक इनपुट सेक्शन है जो प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग सेक्शन पे, फिर वो प्रोसेसिंग वाला सेक्शन या डिवाइस या इंस्ट्रक्शन जो होता है वो निकल जाता है आउटपुट में एज अ डिस्प्ले और प्रिंट आउट्स। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एक इंस्ट्रक्शन पहले इनपुट होता है, वही इनपुट हुए इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसिंग पे ले जाएगा। अब प्रोसेसिंग में जाने से पहले इट एक्चुअली एंटर्स द रजिस्टर सेक्शन। अब रजिस्टर सेक्शन से उसको कंट्रोल यूनिट फेच करके लेके जाता है।
कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को रजिस्टर से फेच करके ये एनालाइज करता है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जो है वो किस चीज के लिए है, इसको लॉजिकली या एरिथमेटिकली किस तरह प्रोसेस होगा। ये एनालाइज करके कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट पे प्रोसेस कर देता है। फर्दर प्रोसेसिंग ALU में होने के बाद जो आपका एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन या फिर एग्जीक्यूटेबल सेक्शन निकलता है उसको स्टोरेज में स्टोर करके फाइनली डिस्प्ले या फिर इन अदर आउटपुट मींस उसको निकाला जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर एंड हाउ इट वर्क्स। इसको अगर आपको याद रखना है, आप कुछ इस तरह सोचिएगा कि आप सोचिए कंपनी में जाके आप डील करना चाहते हैं, तो यू आर द क्लाइंट और आपको जाके किसी एक बड़े मैनेजर को मिलना है। तो आप कोई एक मल्टीनेशनल में जाके अगर वो पर्सन को मिलना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप कंपनी के अंदर गए और डायरेक्टली आप मैनेजर के पास घुस गए, उसके कैबिन में घुस के उससे आप बात करने लग गए। ऐसा कभी होता नहीं है नॉर्मली। तो आप क्या करते हो, नॉर्मली आप कंपनी में घुसते हो, कंपनी में घुसने के बाद आप क्या करते हो, विजिटर रूम में बैठते हो। ये जो विजिटर्स रूम में आप जाके बैठे, दैट इज योर रजिस्टर सेक्शन। तो रजिस्टर सेक्शन दैट इज विजिटर रूम में जाके बैठे, थोड़ी देर बाद कोई एक मेल या फीमेल पर्सन या फिर वहां का कोई एम्प्लॉय आके आपसे बात करता है और आपको विजिटर्स रूम से अपने कैबिन में लेके जाता है और फिर आपका एंट्री लिखवाता है या फिर पूछता है कि आप किस काम के लिए, किससे मिलने के लिए आए हो। तो जो पर्सन जो आके आपको मीट करके आपको अपने कैबिन में ले जाके ये पूछताछ करता है, वो आपका कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इट गोज टू द रजिस्टर, फैचेस द इंस्ट्रक्शन एंड एनालाइजेस द इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड टू द सेक्शन। तो उस कैबिन से आप क्या करते हो, जब वो एनालाइज करके आपको क्या करते हैं, फर्दरली भेज देता है कि आप जाइए मैनेजर से मिल लीजिए। तो आप जाके मैनेजर से मिलते हो, बाकी एग्जीक्यूशन वहां पे हो जाता है। इन दिस वे कंट्रोल यूनिट भी आपके इंस्ट्रक्शन को एनालाइज करने के बाद आपको ALU में भेज देता है और ALU से स्टोर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया उसको स्टोर करके उसको फाइनली आउटपुट में निकाला जाता है। तो इसी तरह ये कंप्यूटर काम करता है। तो यहां तक हम जाने कि कंप्यूटर किस तरह काम कर सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि हार्डवेयर इंटरनल कनेक्टिविटी में क्या क्या चीजें हैं, मतलब एक सिस्टम यूनिट के अंदर जो मदरबोर्ड है उससे क्या क्या डिवाइसेस कनेक्टेड रहता है और वो किस तरह का काम में आता है। चलिए देखते हैं। हार्डवेयर इंटरनल कनेक्टिविटी। अब यहां आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक बीचों बीच में मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड के चारों तरफ बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो ग्रीन लाइन से अटैच्ड है। ग्रीन लाइन अलग कुछ नहीं है, ये दिखा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो डिवाइसेस साइड में है ये मदरबोर्ड में कहां कहां प्लेस होते हैं। जैसे कि अगर सेंटर में देखिए जो CPU लिखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नथिंग बट द यूनिट विच वेयर द माइक्रो प्रोसेसर इज बीन सिचुएटेड। तो ये माइक्रो प्रोसेसर को CPU बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स हम नॉर्मली पूरे बॉक्स को CPU बोलते हैं, एक्चुअली द बॉक्स इज द सिस्टम यूनिट, इट इज नॉट द CPU। CPU इज द प्रोसेसिंग यूनिट, द सेक्शन जहां पे प्रोसेसिंग होता है, द ALU वी कैन से। तो यहाँ पे आप देखिए जो AMD लिखा हुआ है ये हो गया आपका एक टाइप का माइक्रो प्रोसेसर जो ये पर्टिकुलर सेक्शन पे फिट होता है। उसके ऊपर हीट सिंक और फैन को रखा जाता है। हीट सिंक और फैन क्या करता है, इस प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर को कूल रहने में हेल्प करता है। उसके साइड में मेमोरी लिखा हुआ है, दिस इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो नॉर्मली प्रोसेसिंग को स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके साइड में आपका पावर सप्लाई है जिससे यहाँ पे करंट सप्लाई देने में हेल्प होती है। पावर सप्लाई को SMPS भी बोला जाता है, विच एब्रिविएट्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। उसके साइड में आपका है DVD बर्नर, नॉर्मली हम CD DVD को जो प्ले करते हैं उसको ये इस जगह पे फिट होता है। और उसके साइड में आपका है हार्ड ड्राइव जो इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। इन अदर वर्ड्स वी आल्सो कॉल इट मास स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम मूवीज, गाने या डेटा जो भी स्टोर होता है यहाँ पे स्टोर करते हैं। अब लेफ्ट साइड में देखें तो है आपका वीडियो कार्ड और IDE केबल।
वीडियो कार्ड हो गया जो हमारा विजुअल या रिजोल्यूशन जो डिवाइस मेंटेन करता है वो हो गया वीडियो कार्ड। ग्राफिकल सेक्शन जो मेंटेन करता है वो वीडियो कार्ड हो गया। और आईडी केबल हो गया एक बस कनेक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट्स एन इंटरफेस बिटवीन या इंटरफेस connectivity between different devices inside the system unit on the motherboard. IDE abbreviates for Intelligent Drive Electronics या फिर Integrated Development Environment। याद रखिएगा फुल फॉर्म इंटेलिजेंट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये सारा हो गया आपके बेसिक हार्डवेयर इंटरनल कनेक्टिविटी सेक्शन। अब इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए यू शुड बी फ्री इनफ टू आंसर, बिकॉज आपको पता है कि कौन सा वाला डिवाइसेस किस चीज काम के लिए आता है। इसके बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट कि हमारे पीसीआई या फिर पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट क्या होता है। मदरबोर्ड में एक पर्टिकुलर इनपुट सेक्शन है जो नॉर्मली अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस को हम वहां पर रख सकते हैं, उसको बोलते हैं पीसीआई स्लॉट। आप देख सकते हैं रेड बॉक्स है, ये हो गया आपके पीसीआई स्लॉट जिसको नीचे जूम कर दिया गया। इस पर्टिकुलर स्लॉट में आपको वो पेरिफेरल डिवाइसेस लगाने होते हैं जो नॉर्मली हमारे सिस्टम यूनिट के साथ नहीं आते हैं, जैसे कि एडवांस साउंड कार्ड। जैसे नॉर्मल साउंड कार्ड होता है उसके ऊपर भी हमें एडवांस साउंड कार्ड चाहिए फॉर समथिंग मोर रिफाइंड साउंड। जैसे कि अलग अलग जो रिसर्चर्स है उन सब में जब या फिर म्यूजिकल सेक्शन में जब बहुत ज़्यादा ऑडियो पे फोकस होता है तो फिर एडवांस साउंड कार्ड लगाया जाता है। इन अदर वर्ड्स इन अदर वे ऑल्सो वी कैन पुट इन हियर एडवांस ग्राफिक्स कार्ड। जैसे कि कोई अगर गेमर है या फिर ग्राफिकल यूज या फिर कोई एडिटिंग के लिए अगर बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स की ज़रूरत होता है तो फिर एडवांस ग्राफिक्स कार्ड को भी यहाँ पे प्लेस किया जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है पीसीआई स्लॉट। फुल फॉर्म है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल मतलब अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उसको यहाँ पे एक्सटर्नली जो कंपोनेंट्स मिलता है उसको हम इंटरनली यहाँ पे अटैच करके और सिस्टम यूनिट को यूज करा सकते हैं अलग अलग हायर वर्क के लिए। तो ये सेक्शन उस पार्ट के लिए या फिर उस तरह के काम के लिए रखा गया है। पीसीआई स्लॉट के बाद हमारे पास बेसिक और जानने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे स्टोरेज के ऊपर, जैसे मेमोरी स्टोरेज। मेमोरी स्टोरेज में क्या क्या चीजें हैं, मेमोरी किस तरह काम होता है, किस किस टाइप के मेमोरीज है, ये सबसे क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। लेकिन अभी ये पूरे जो सेक्शंस आप जाने उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो जान के रखें जिससे कि क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं फिर इंपॉर्टेंट नोट्स। पहला हो गया जो TFT है, आपको पहले बताया था, जिसका फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। उसको बोला था वही चीज है। LCD का दूसरा नाम है TFT which abbreviates for thin film transistor। LAN केबल, LAN का फुल फॉर्म हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, जो व्हाइट कलर का एक केबल जैसा होता है जिससे कि दो डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं या फिर दो पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, दो लैपटॉप्स कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो LAN केबल होता है, ब्रॉडबैंड में इसको आप देखे होंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो इंटरनेट के लिए होता है वहां पे LAN केबल दिखता है। उस LAN केबल का स्टैंडर्ड नाम है RJ45। और जो आपका मॉडेम में जो टेलीफोन लाइन कनेक्ट होता है, जो छोटा सा केबल होता है जो टेलीफोन लाइन का होता है, उसको बोलते हैं RJ11। द केबल दैट कनेक्ट्स टेलीफोन लाइन विद द मॉडेम इज नोन एज RJ11। जो पीसी पावर सप्लाई बॉक्स आपको दिखाया था उसको बोलते हैं SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जो केबल SMPS दैट इज द स्विच्ड मोड पावर सप्लाई और इंटरनल हार्ड ड्राइव और यू कैन से मास स्टोरेज डिवाइस को जो केबल कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं MOLEX। PCI का फुल फॉर्म हो गया पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट और वो नॉर्मली यूज होता है एडवांस साउंड कार्ड्स, ग्राफिक्स कार्ड्स के लिए। IDE केबल का फुल फॉर्म हो गया इंटेलिजेंट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये का एक बस इंटरफेस कनेक्टिविटी है इनसाइड द सिस्टम यूनिट। VRAM
एक्चुअली जो आपका नॉर्मल जो स्क्रीन रिजोल्यूशन होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। VRAM का फुल फॉर्म है वर्चुअल रैम, और वर्चुअल रैम आपका यूज होता है नॉर्मली स्क्रीन रिजोल्यूशन के लिए। VRAM को हम वीडियो रैम भी बोल सकते हैं। SATA abbreviates for Serial Advanced Technology Attachment। SATA एक्चुअली आपका एक कनेक्टिविटी सेक्शन है जो हार्ड डिस्क के साइड में होता है। ये केबल कनेक्टर है जो हार्ड डिस्क से डेटा को ट्रांसफर या फिर अंदर स्टोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट का एक ही मुद्दा काम है कि वो नॉर्मली डेटा के स्पीड को बहुत अच्छा मेंटेन करके उसका फ्लो को रखता है। SATA केबल आपके हार्ड ड्राइव के कनेक्टिंग सेक्शन में होता है। ये नॉर्मली आपके जो डेटा होता है जो हार्ड डिस्क से निकलता है या फिर हार्ड डिस्क में स्टोर होता है उसके स्पीड को, उसके फ्लो को मेंटेन करता है। इसका फुल फॉर्म है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसी तरह पेटा भी है जिसको एब्रिविएट करके बोला गया है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। वो सेम सेटा जैसा ही काम करता है बट सेटा से स्लो है। तो यही तक था हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर इवोल्यूशन कंप्यूटर के ऊपर। आई होप कि आप सब लोगों को ये समझ में आया, यहाँ तक जितना कुछ समझाया। इसको आप फिर से देख के कोई भी डाउट है तो उस डाउट को आप क्लियर कीजिएगा, और पर्टिकुलरली हर एक पॉइंट्स जो यहाँ पे बताया गया उसको आप अच्छी तरह से सुन के, समझ के, एनालाइज करके उसके ऊपर नोट्स बना के प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।